नमस्कार। जनादेश का एक और अंक लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और आज जनादेश में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे की, जहां प्रधानमंत्री ने हिमाचली संस्कृति और पहाड़ी भाषा से सराबोर होकर देवभूमि की जनता का दिल जीतने की कोशिश की है। दिखाएंगे आपको कि नाहन और मंडी में प्रधानमंत्री के दौरे का क्या रहा सियासी असर और कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है जनादेश हासिल करने की राह। भारत माता की सौभी के मेरी ढाल, सौभी के राम राम। महासु देवता की पुण्य धरा गुरु गोविंद सिंह रे धरते पांदी आए के मुखे बहुत बहुत खुशी हसो। ऐसा लग रहा है कि अपने घर आया हूं। इसके अलावा जनादेश में आज हमारे साथ शामिल होंगे खास मेहमान, जिनके साथ करेंगे प्रदेश की सियासी तस्वीर पर खास चर्चा। लेकिन इस सबसे पहले ये रही आज की जनादेश हेडलाइंस। मंडी और नाहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। शिमला से सुरेश कश्यप और मंडी से कंगना रनौत के लिए किया प्रचार। देवभूमि हिमाचल से जुड़े अपने पुराने दिनों को भी किया याद। देवभूमि में चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन पर भी साधा निशाना। कांग्रेस पर कसा तंज, कहा एक तरफ मोदी की गारंटी तो दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी वाला मॉडल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहौल स्पीति के त्रिलोकपुर में किया चुनावी प्रचार। आने वाले चुनावों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। 26 मई को राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस की तैयारियां। कांग्रेस उपाध्यक्ष बोले नाहन और ऊना में रैली करेंगे राहुल। कल 25 मई को रोडू में जनसभा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और अमित शाह के दौरे को लेकर भी कांगड़ा और हमीरपुर में तैयारियां पूरी। कल 25 मई को हिमाचल दौरे पर रहेंगे अमित शाह। अनुराग ठाकुर और राजीव भारद्वाज के लिए करेंगे प्रचार। तो प्रधानमंत्री का इन चुनावों को लेकर यह पहला हिमाचल दौरा आज रहा है, जिसमें उन्होंने नाहन और मंडी में चुनाव प्रचार कर चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने न सिर्फ वोट अपील की, बल्कि साथ ही अपने राजनीतिक सफर के दौरान हिमाचल में बिताए वक्त को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने नाहन में भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए चुनावी वोट अपील की और साथ ही साथ मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित जनसभा में भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए भी जनता का समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर और इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा और साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जनता को गुमराह करने और झूठ बोलने का आरोप लगाया। तो प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए भाजपा ने बड़ी तैयारियां की थी। इस रैली से जहां आने वाले चुनावों के लिए भाजपा जीत के प्रति और ज्यादा आश्वस्त हुई है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी मुकाबला कड़ा रहने वाला है। हालांकि राहुल गांधी भी 26 मई को इसी नाहन और ऊना में चुनावी रैली करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की आज की रैली से हिमाचल भाजपा आगामी चुनावों को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। और परशुराम के धरते महर्षि जमदग्नि के तपोस्थले चूड़ेश्वर महादेव, शिरगुल देवता, महासु देवता की पुण्य धरा गुरु गोविंद सिंह रे धरते पांदी आए के मुखे बहुत बहुत खुशी हसो। इन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाहन में आज अपनी रैली की शुरुआत की और हिमाचल को अपना घर बताने से जो सिलसिला शुरू हुआ वो इंडी गठबंधन पर निशाना साधने और राम मंदिर पर कांग्रेस के विरोध से होते हुए सुरेश कश्यप के लिए वोट करने की अपील के साथ खत्म हो गया।
नाहन के चौगान मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की अपनी पुरानी यादों को साझा किया। साथ ही राजनीति के अपने शुरुआती दिनों में हिमाचल प्रदेश में गुजारे वक्त को भी याद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन पर भी इस रैली के दौरान जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी वाला मॉडल है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से भी हमेशा झूठ बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जब बॉर्डर स्टेट में सड़कें बनाने की बात होती थी तो कांग्रेस डर जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सामान्य वर्ग के गरीबों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन भाजपा ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए भी आरक्षण देने का काम किया है। साथियों, आपको शिमला लोकसभा सीट से हमारे बहुत निकट साथी भाई सुरेश कश्यप जी को भारी वोटों से विजयी बनाना है और सुरेश जी को आप वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा कमल के खाते में जाएगा, मोदी के खाते में जाएगा। सीधा वोट मोदी को मिलेगा। हर गांव जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में जिताएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी के पड्डल मैदान में भी जनसभा को संबोधित किया और यहां भी भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए वोट करने की लोगों से अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली आज नाहन और मंडी में आज आयोजित की गई थी, जहां पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते, वोट अपील करते वो नजर आए। इस पूरे मामले को लेकर और प्रदेश की सियासत को लेकर, आगामी चुनावों को लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में है प्रोफेसर शशिकांत शर्मा। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग के चेयरपर्सन भी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पूर्व पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी आपको कह सकते हैं, कई सारी उपाधियां आपके नाम हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए शशिकांत शर्मा जी खास तौर पे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही शुरुआत हम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने अभी सुना किस तरह से प्रदेश की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय पटल की राजनीति का उन्होंने जिक्र किया, भाजपा उम्मीदवारों को लेकर वोट अपील लोगों से करते नजर आए। बड़े चेहरों का आना शुरू हो गया हिमाचल में अब, क्योंकि जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है। आज की रैली का सबसे पहले जिक्र करेंगे। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की रैली से, प्रधानमंत्री के इस आगमन से भाजपा कितनी मजबूत प्रदेश में आने वाले दिनों में होगी चुनाव को लेकर? देखिए धर्म जी, जैसा आपने खुद कहा, और इस बार जो देश में स्थिति है, पूरा देश अगर देखें, भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरह से एक चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है इस तरह से। और आप अगर भाजपा का पूरा कैंपेन देखें तो उसमें मोदी की गारंटी, आप देखा होगा आपने, बहुत सारे कैंपेन में सिर्फ भाजपा से ज़्यादा तवज्जो इस बार मोदी जी को दी गई है। तो निश्चित तौर पर उनका हिमाचल आना एक प्रमुख राजनीतिक घटना है, चुनावी घटना है, जिसको आप नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि एक ऐसा महत्व इस बात का है कि इससे हिमाचल की राजनीति, जो अभी तक चुनावी राजनीति ठंडी दिखाई दे रही थी, उसमें एक गर्माहट आज आई है। और मोदी जी ने जिन मुद्दों को छुआ है उससे आप एक तापमान का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। साथ में आपको यह भी पता चल जाएगा कि किन मुद्दों पर हिमाचल के 4 लोकसभा सीटों का चुनाव होने वाला है। खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि हिमाचल में उन्होंने विक्रमादित्य जी की सीट पर वहां जाकर उन्होंने कहा कि परिवारों को जो एक विरासत के तौर पे राजनीति मिलती रही है उसका विरोध होना चाहिए। तो वो एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश में भाजपा का, और पर्सनल तौर पर अगर देखें तो ये मोदी जी का अपना व्यक्तिगत मुद्दा है। जब से वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि भाजपा के अंदर कम से कम ऐसे चेहरों को टिकट दिए जाएं या तवज्जो दी जाए जो चेहरे अपने विरासत के तौर पर राजनीति करते रहे हैं। तो उसी पे उन्होंने एक आक्रमण यहां पर आकर किया। और बाई चांस अगर आप देखें, 2 सीटों पर आज उन्होंने प्रचार किया, एक शिमला लोकसभा सीट जो नाहन में उनकी रैली थी और दूसरी मंडी लोकसभा सीट। और दोनों पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो अगर आप देखें तो एक विक्रमादित्य सिंह है जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, और एक केडी सुल्तानपुरी जो कि 6 बार हिमाचल से शिमला सीट से सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे विनोद सुल्तानपुरी। तो उन्होंने एक ऐसा निशाना साधा और लोगों की, आम जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की कि जिसमें कि आम आदमी चाहता है कि राजनीति में अगर वो आना चाहे तो उसे कम से कम एक स्थान मिले।
तो प्रधानमंत्री ने आते ही एक राजनीति को गर्म कर दिया और दोनों उम्मीदवारों पर उन्होंने एक तरह से एक तंज कस के आज गए हैं। इस गर्माहट की शायद हिमाचल की राजनीति को जरूरत थी चुनाव के और वक्त के इस पड़ाव में। चेहरों की आपने बात की, आपने कहा कि मोदी का चुनाव ज्यादा लग रहा है। राहुल गांधी भी कल परसों हिमाचल आने वाले हैं, कल अमित शाह आने वाले हैं। चेहरों की राजनीति कितनी ज्यादा अफेक्ट करती है एक मतदाता के मन को, उसके माइंडसेट को? क्योंकि जब हम चुनाव प्रचार की बात करते हैं, राजनीतिक दल भी स्टार प्रचारकों की बाकायदा सूची जारी करते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि स्टार प्रचारकों की सूची में जो चेहरे शामिल होंगे वो कहीं ना कहीं मतदाता के मन की नब्ज को टटोलने में कामयाब रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चेहरे वाला फैक्टर है काम करता है वोटर के लिए? देखिए, काफी हद तक काम करता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो मोदी तो बिल्कुल मोदी में हो गई है भाजपा पूरी तरह से। इस बात को लेकर भाजपा के अंदर भी मंथन हो रहा है, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन इसमें अगर भाजपा को उम्मीद है तो वो मोदी जी के चेहरे से है। और इससे पहले अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा चेहरा था कि जिनके नाम पर भाजपा ने चुनाव लड़े, और उस समय एक नारा हुआ करता था, अब की बारी अटल बिहारी। तो वो भी एक चेहरे को भाजपा ने प्रमोट करने की पूरी कोशिश की। और इंदिरा गांधी के वक्त में अगर कांग्रेस की बात करें तो इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, और उन्होंने एक इंदिरा कांग्रेस बनाई थी, कांग्रेस आई। तो ये चेहरों की राजनीति की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है। और अगर आप शुरू से बात करें, किसी जमाने में जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे और जब वो नहीं रहे तो कहा गया हु इज आफ्टर नेहरू। तो एक तरह से चेहरों की राजनीति इतनी ज्यादा है और लोग एक चेहरे को देख के एक विश्वास करते हैं। एक्चुअली ये क्रेडिबिलिटी की बात है कि कोई चेहरा आपको क्रेडिबल लगता है और उसकी आवाज में आपको क्रेडिबिलिटी नजर आती है, आपको लगता है कि जो आदमी ये कह रहा है वो करेगा। तो ऐसे चेहरों पर जनता विश्वास करती है और इसी वजह से पार्टी पीछे हो जाती है, चेहरे आगे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब चेहरे आगे होते हैं तो मुद्दे तो तब भी उतने इंपॉर्टेंट रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तभी मैंने कहा कि काफी हद तक, काफी हद तक इसीलिए कहा क्योंकि मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप अगर ध्यान दें, वही चेहरे जिनके पीछे जनता पागलपन में चलती है या भक्त बन के चलती है, वही चेहरे मात भी खाते रहे हैं। अगर आप देखें 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और उनके नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, लेकिन भाजपा नहीं जीत पाई। इससे पहले इंदिरा गांधी के नाम पे जो कांग्रेस हर जगह गांव-गांव में वोट लेती थी, वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बुरी तरह परास्त हुई। तो चेहरे भी मात खाते और मुद्दे हावी हो जाते हैं। ठीक है, मुद्दों का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, प्रदेश की सियासत की अगर बात करें और प्रदेश के मतदाता की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या वो मुद्दे आपको लगते हैं, क्या वो की पॉइंट्स लगते हैं, क्या वो इश्यूज लगते हैं जिस पर सरकार चाहे किसी की भी आए लेकिन उसे ध्यान देने की जरूरत है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो? देखिए धर्मजी, पत्रकार के तौर पर बड़े मुद्दों को हम चर्चा भी करते रहे हैं, उन्हें लिखते भी रहे हैं, और हर बार आप देखेंगे कि जब भी मुद्दे खोजने की कोशिश होती है तो हिमाचल के वही मुद्दे हैं जो पिछले कई चुनाव से चले जा रहे हैं, उनका समाधान हो या ना हो। विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं जो कि विधानसभा चुनाव पर असर डालते हैं। लेकिन जहां तक लोकसभा चुनाव का मेरा अपना अनुभव है, लोकसभा चुनाव में जब परिणाम आते हैं तो हिमाचल के मतदाता सामान्य तौर पर अगर आप देखें पूरे देश के मतदाताओं के हिसाब से ही वैसे ही मतदान करते हैं जैसे कि पूरे देश में मतदान हुआ हो। और जब कांग्रेस देश में आई तो हिमाचल की चारों सीटें बहकर कांग्रेस के साथ चली गई, जब भाजपा देश में आई तो हिमाचल की चारों सीटें भाजपा के पक्ष में चली गई। तो मुझे लगता है मुद्दों का एक रोल रहता है, क्योंकि चुनावी मुद्दों की चर्चा अगर ना करेंगे तो चुनाव का प्रचार कैसे होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार पूरा मुद्दों पर केंद्रित रहता है। और ये मुद्दे मैं समझता हूं कि मुझे भी इतने साल जर्नलिज्म में हो गए, कोई आप 20 साल से देखिए तो उन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, उन्हीं मुद्दों पर एक सरकार दूसरी सरकार को घेरती है, और वो मुद्दे अगर आप कहें तो आपको याद आ जाएंगे कि हर चुनाव में यही मुद्दे हैं। बेरोजगारी वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक बिल्कुल ऐसे सर्वमान्य मुद्दे हैं, वो तो है ही। हिमाचल के मुद्दों की आप बात करें तो आपको याद होगा केंद्र से हिमाचल की आर्थिक सहायता, ये मुद्दा वाजपेयी जी के समय से हावी है। मनमोहन सरकार आई उस समय भी हावी रहा। आज भी डबल इंजन की सरकार का नारा पिछली बार दिया गया जब बीजेपी की सरकार हिमाचल के विधानसभा चुनाव को हारी, तो कहा गया कि देश में अगर भाजपा की सरकार है तो प्रदेश में भी भाजपा की सरकार होगी तो आर्थिक सहायता मिलेगी। यही मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया उससे पहले, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में होगी। हालांकि इसका कोई बहुत असर हिमाचल पे ना तो कांग्रेस के समय में पड़ा ना भाजपा के समय में पड़ा, लेकिन चुनावी मुद्दा अभी भी बनता है, पहले भी बनता रहा है। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही कि मैं हिमाचल से संबंध रखता हूं, राजनीति की शुरुआत मैंने हिमाचल से की है, नाहन शहर में मैं कई बार रहा हूं। इसके अलावा वो पहले कुल्लू आए थे, तब उन्होंने कुल्लू में भी ये बात की, और ये सच्चाई है। 1998 में वो हिमाचल भाजपा के प्रभारी थे, प्रभारी के तौर पर उन्होंने हिमाचल में भाजपा के लिए बहुत काम किया है और वो जगह जगह गए हैं, और उन्होंने एक हिमाचल के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। अब आप देखिए, इससे पहले भाजपा जब अटल बिहारी वाजपेयी थे वो मनाली में उनका घर था,
यही मुद्दा उसमें भी हावी था और वो कहा करते थे कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। इसी बात को अगर आप कांग्रेस से जोड़ें तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का शिमला में घर है और कांग्रेस इस बात का प्रचार करती है कि वो हिमाचली है, उनका शिमला में घर है। तो अगर आप देखें तो ये मुद्दे, अगला मुद्दा आप लें सेब। जब मोदी जी 2014 के चुनाव में आए थे तो सोलन में उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर हिमाचल के सेब के लिए एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो मंडियों में ज्यादा बिके और बाहर से आने वाले सेब की जगह हिमाचली सेब चले। ये मुद्दा उसमें भी था, आज भी है और कांग्रेस इस शिमला सीट पे तो खास तौर पर इस मुद्दे को बहुत उछाल रही है। तो कुल मिलाकर रोड नेटवर्क है, बाढ़ में जो हिमाचल ये नुकसान हुआ है पिछले साल, उसकी सहायता की बात है, इसी तरह से पहले भी। तो कुल मिलाकर हिमाचल के मुद्दे आज तक वही हैं। एक नया मुद्दा जो पिछले चुनाव में आया वो ओपीएस का है। हाँ। और ओपीएस पे कांग्रेस अभी भी ये प्रचार कर रही है लोकसभा में भी कि अगर फिर से ओपीएस अगर ला सकती है तो कांग्रेस ही ला सकती है। तो इसके लिए देश में भी कांग्रेस की सरकार बने, उसके नेतृत्व वाली सरकार बने। ठीक है, मुद्दे तो मतलब मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें। आज की अगर रैली का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री ने इससे भी बड़े बड़े मुद्दे, चाहे राम मंदिर का मसला हो वो उठाया, साथ ही साथ 1 रैंक 1 पेंशन की बात उन्होंने की। लेकिन थोड़ा सा नेशनल सिनेरियो से बाहर निकल के हम स्टेट की अगर बात करें, स्टेट पॉलिटिक्स की बात करें जी, लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ बाई इलेक्शन भी हिमाचल में हो रहे हैं। 6 सीटों पर बाई इलेक्शन है और ये बाई इलेक्शन की नौबत क्यों आई इसके बारे में हम सब जानते हैं, मीडिया बहुत लंबे वक्त से दिखा रहा है। लेकिन इस बाई इलेक्शन से आगे आपको क्या लगता है कि हिमाचल की पॉलिटिक्स कहां जा सकती है? चाहे 6 सीटें किसी एक पार्टी को आए, चाहे दूसरी पार्टी को आए, चाहे ये डिवीजन हो जाए, क्या प्रेजेंट जो सिनेरियो है पॉलिटिक्स का स्टेट में, वो कहीं ना कहीं उस पर कोई इंपैक्ट पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, एक इम्पैक्ट ये तो पड़ेगा कि सरकार की पॉपुलैरिटी का टेस्ट होगा और आपकी लोकप्रियता कितनी है इसका पता चलेगा। लेकिन जहां तक अभी फिलहाल इन 6 सीटों के परिणामों से मौजूदा स्थिति में सरकार गिरने वाली या बनने वाली नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ और लोग इसी तरह की से कांग्रेस को छोड़ते हैं तो वो स्थिति पैदा होगी। तो फिलहाल तो यही स्थिति बनी रहेगी राजनीतिक तौर पर। लेकिन अगर आप इस घटना का पूरी तरह से विश्लेषण करें तो ये पहला मौका है जब 6 विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो रहे हैं और भाजपा को ये उम्मीद है कि लोग, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाले हैं, इसीलिए वो विधानसभा के चुनाव में भी इन्हीं 6 उम्मीदवारों को वोट देंगे जो कि भाजपा में शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़ के। लेकिन बात यह है कि लोग कैसा रुख अपनाते हैं, मतदाता कैसा रुख इस समय अपना तय करता है, रास्ता क्या तय करता है। जो कि कांग्रेस प्रचार कर रही है कि लोगों ने अपनी पार्टी को धोखा देके भाजपा की तरफ ये गए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप वो लगा रहे हैं। तो दोनों तरह की स्थिति में समझता हूं कि ये लोगों का रुख बाद में पता चलेगा उन्होंने कैसे इसका फैसला किया। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा ये सोच रही थी कि चुनाव में उसे इसका फायदा होगा, वही हो सकता है कि इसका नुकसान भी लोकसभा में हो सके। ठीक है, प्रचार का सिलसिला लगातार जारी है और प्रचार के लिए अब ऑनलाइन माध्यमों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन सामने आ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो चाहे फिर दूसरे माध्यमों के जरिए हो। उनका भी हम जिक्र करेंगे कि ऑनलाइन प्रचार जो आजकल का है, जो बयानबाजी का स्तर है, वो किस हद तक पॉलिटिक्स को, आज की राजनीति को इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन उससे पहले मुद्दों की, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले बात की, प्रदेश के मुद्दों की बात की, जनता किन मुद्दों पर इन चुनावों को देखती है, जनता किन मुद्दों पर इन चुनावों में मतदान करने की, वोट करने का मन बना रही है, उसके बारे में एक वोट यात्रा हमारा स्पेशल सेगमेंट है, जनता को दिखाते हैं। शिमला के मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश की है हमारी सहयोगी प्रियंका गौतम ने। उसे लेकर मतदाता इस वोट यात्रा में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वो देखते हैं। चुनाव के दौरान एक अहम जो रोल रहता है वो एक मतदाता का रहता है। क्या मतदाता के मन में है, एक मतदाता की क्या कुछ सोच है। इस समय हम राजधानी शिमला में हैं, जानते हैं लोगों से कि उनके क्या कुछ विचार है, क्या उनके मुद्दे हैं और इन चुनावों में उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। गर्मी का मौसम है, हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, उसके साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। और अभी हम इस दुकान में हैं, समोसे तले जा रहे हैं, इतनी गर्मी में काफ़ी गर्म माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा संजीव कुमार। ये आपकी शॉप है? हाँ जी, हाँ जी। मोदी, हम तो बोलेंगे मोदी होगी है। किसी भी हाल में मोदी जी। हाँ, बीजेपी है। नहीं, वो कांग्रेस भी ठीक कर रही है, नॉर्मल है, बट जो मोदी जी का डंका है
वो मोदी जी का डंका है। कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि वो इस बार जो है, जो बीजेपी की लहर है उस पर कहर बरपाने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ही मोदी जी इज ए इंटरनेशनल लीडर, यू नो, ही इज ए इंटरनेशनल, सो इंटरनेशनल को ओ नो वेज, कोई भी स्टैंड ही नहीं करता उनके आगे। मेरा कहना है ये कि जैसे कांग्रेस को अभी मौका दिया जनता ने, तो उनको एक बार दोबारा से मौका मिलना चाहिए, उनको प्रॉपर एक सपोर्ट के साथ दोबारा से सरकार को लाना चाहिए। गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लिए 118 का जो लगा रखा है वो बिल्कुल सही नहीं है। जो आदमी शिमला में इतने साल जिसने एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से ली हुई हो, उसके बाद ये हिमाचल बना, तब भी आज हमको हिमाचली नहीं मानते। जब हमारे पास जो है ना एग्रीकल्चरिस्ट ज़मीन नहीं थी, हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं था। आज हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी देश का प्रधानमंत्री, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी, जिनके नेतृत्व में सब कुछ इतना सुधार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम ये नहीं कहते कि जो सरकार आए वो सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती, लेकिन हमारी फिर भी सरकार से एक गुजारिश है कि वो हर तरफ से, हर उसमें शहरियों का भी और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए देश की तरक्की के लिए काम करे। हम चाहते हैं कि देश का विकास हो, अच्छे से काम हो, जो हमारे देश की सड़कें हैं दुरुस्त हों, और स्कूल, वातावरण वगैरह सारे कुछ दुरुस्त होने चाहिए, और ट्रैफिक का जो भी है सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपकी खुद की दुकान है, हाँ आपका जी। कोई ऐसा मुद्दा है, आपको लगता है कि इस चीज़ पे काम करेगा तो मैं उसी को वोट दूंगा? देखते हैं, मुद्दा तो सभी का होता है, काम सभी लोग करते हैं, अपने अपने हौसले होते हैं। अरे हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो गाड़ियों की जैसे अर्थव्यवस्था है इसका काम हो, एकदम सही से हो, हमारे लोगों को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। जैसे कई आज की डेट में जो सुबह ऑफिस जाने के लिए कई पर्सन बहुत लेट हो रहे होते हैं, मगर वो उनकी भी गलती है थोड़ी। तो कांग्रेस के आने के बाद ओपीएस यहाँ पर लागू की है, तो ये अगर यहाँ की इकोनॉमी अगर प्रदेश में है, वो हर घर से एम्प्लॉई है, चाहे वो दुकानदारी भी है, उसके आप किसी दुकानदार को भी पूछोगे उसके घर का एक एम्प्लॉई है, तब यहाँ की गृहस्थी लगता है कि कांग्रेस की 4 सीटें आने वाली? कांग्रेस की 4 सीटें इस बार इसलिए आएंगी कि मोदी जी से लोग, आप किसी आज ये कह रहे थे गरीब आदमी को 5 किलो राशन में, आज उनको भी समझ आ गई कि ये जो 5 किलो राशन है और वो भी ढंग का अगर मिले तो हम बोले कि हम भी तारीफ करेंगे। ठीक है। पहले बोलते थे कि एक साल कांग्रेस आती है, एक साल बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने बहुत काम किया है इसके लिए। पहले राज साहब थे, उन्होंने भी किया, अब सुक्खू भैया है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं प्रदेश के लिए, ऐसी बात नहीं है। लोग तो बातें बनाते ही रहते हैं, ऐसा कुछ है कि 4 तारीख के बाद जो है कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? मौका तो दो करने का, वो तो कमेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब मौका देते नहीं है करने का, ऐसा कुछ नहीं है। सैनिक के लिए इन्होंने अच्छा वो किया है, और अच्छी जगह मतलब कोई रेल के बारे में मतलब ये सारा इन्होंने मतलब अच्छा किया है, मतलब सारा जो भी कुछ है, मतलब ये मतलब इंडिया को मतलब उसी लेवल पे ले जाना चाहते हैं जो इन्होंने सोच रखा है। वो तो देखो जनता का निर्णय है, जनता जैसे वोटिंग करेगी उसके ऊपर। तो सर का कहना है कि अब जो निर्णय है वो जनता की अदालत में है। 1 तारीख को मतदान जो है वो होना है हिमाचल में, 4 जून को नतीजे आने हैं। ऐसे में अब जो तमाम नेता जो है वो हिमाचल में चुनाव प्रचार में तेज़ी पकड़े हुए हैं। जो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के जो वरिष्ठ नेता है उनका भी आना जो है वो हिमाचल में शुरू हो गया है। अब देखना 4 तारीख को होगा कि जनता जो है वो क्या आदेश देती है। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ डीडी न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम। तो जाहिर तौर पर जनता क्या आदेश देती है, नज़र उस पर सबकी बनी है और 4 जून को जनादेश आ भी जाएगा। लेकिन हम जनादेश हर रोज़ आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें हम प्रदेश के मुद्दों की और देश भर की राजनीति की खास तौर से चर्चा कर रहे हैं। इस वोट यात्रा से पहले हमारे साथ जो मेहमान आज के हैं शशिकांत शर्मा जी, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि ऑनलाइन प्रचार और ऑनलाइन माध्यमों से जो बयानों का स्तर है वो किस हद तक राजनीति को असर उस पर डालता है, इम्पैक्ट करता है। हिमाचल की अगर परिवेश की बात करें तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ देखने को मिल रहा है कितना इम्पैक्टफुल है वो स्टेट की पॉलिटिक्स में? देखिए, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और युवा आजकल उसी पे जाके देख रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, ऑनलाइन जर्नलिज्म भी हो रहा है, ऑनलाइन जवाब और उत्तर भी दिए जा रहे हैं, पूरी राजनीति ऑनलाइन हो रही है और क्रेडिबिलिटी भी स्टिक पे है, क्योंकि ऑनलाइन फेक क्या है और असली क्या है उसका पता लगते हुए थोड़ा समय लगता है। तो वोटिंग से पहले अगर कुछ फेक आ गया तो ऑनलाइन उस पर अपना काम किसी का तमाम भी कर सकता है। और ठीक है, मतलब काफी संवेदनशील ये प्लेटफॉर्म है और इसका इस्तेमाल सही के लिए भी और गलत के लिए भी उतनी ही बराबरी से किया जा सकता है।
तो एक और सेगमेंट हमारा चुनावी किस्सा एक सेगमेंट चलता है, उसकी तरफ अब हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले शशिकांत शर्मा जी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपने कीमती विचार हमारे साथ साझा किए, प्रदेश की और देश की राजनीति पर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी किस्सा आज का क्या है वो सुनाते हैं आपको। चुनावी किस्सों में आज हम बात कर रहे हैं आजादी के बाद के उस दौर की, जब 2 लोकसभा चुनावों के दौरान करीब 20% सीटों पर जनता ने एक नहीं बल्कि 2 सांसद चुने थे। एक सांसद सामान्य कैटेगरी से, दूसरा सांसद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से। 1951 और 52 में देश में पहला आम चुनाव 26 राज्यों के 400 लोकसभा सीटों पर हुआ था। इनमें से 314 लोकसभा सीटों में एक सांसद चुने गए थे। बाकी की 86 सीटें जो थी उसमें सामान्य और अनुसूचित जाति वर्ग से 2 सांसद चुने गए थे। ये एक से अधिक सांसदों वाली जो व्यवस्था थी, इसे वंचित वर्गों के लोगों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाया गया था। ये पहली बार था जब किसी भी बड़े लोकतांत्रिक देश में वंचित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया गया था। बहु सांसदों वाली निर्वाचन व्यवस्था जो थी वो 1951-52 और 1957 में पहले 2 लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण पहचान बनाए हुए थी। इस व्यवस्था को हालांकि 1961 में समाप्त कर दिया गया था। तो चुनावी किस्से के बाद वक्त हो चला है वोट अपील का। मतदान करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और मतदान का अधिकार हमारा आपका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके ज़रिए हम अपना शासन चुनते हैं, अपनी सत्ता चुनते हैं और एक सशक्त राष्ट्र के लिए एक सशक्त शासन चुनना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर अपने पोलिंग बूथ तक पहुँचना और मतदान कर अपनी ताकत का, अपने जो आपके जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करने का। जनादेश में अब वक्त वोट अपील का हो चला है और इस वोट अपील के बाद कल शाम 7:30 बजे जनादेश का एक और अंक लेकर हम हाजिर होंगे। अभी के लिए आज के इस अंक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए ये वोट अपील। I would like to appeal to the voters that elections belong to you. We are handing over the baton to you. Please come and vote. हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। The entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us.